स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है प्रसिद्ध कहानीकार राजकमल चौधरी की कहानी एक चंपाकली एक विषधर। दशरथ झा का परिवार बहुत छोटा है पर आंगन बहुत बड़ा। पहले सभी भाई साथ ही रहते थे। अब दशरथ झा इस पुराने बड़े उजड़े भंग धतूरे के जंगल से भरे आंगन में अपनी स्त्री और अपने बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। दशरथ की जीविका है भैंस। दोनों शाम मिलाकर 8-10 किलो दूध का प्रबंध इसी एक भैंस से होता है। भैंस के अतिरिक्त 1.5 बीघा खेत और कुछ नहीं। पत्नी रामगंज वाली घर आंगन में व्यस्त रहती है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, दूसरा भैंस में अर्थात भैंस चराने में, और 12वें वर्ष के अंतिम चरण में छंद बुद्ध मुग्ध सुशील आज्ञाकारिणी प्रसन्नमुखी मात्र एक ही पुत्री। पुत्री का नाम है चंपा। शशि बाबू अपने 62 साल के जीवन में जब पहली बार अपना निकटस्थ पड़ोसी और दूर दुरस्थ संबंधी दशरथ झा के घर में बीच आंगन में आकर खड़े हुए तो चंपा दीवार पर कंडा सहिज रही थी। रामगंज वाली थी कुआं के पास। शशि बाबू को देखते ही पानी से भरी बाल्टी उठाकर रसोई घर में घुस गई। गांव के रिश्ते से शशि बाबू रामगंज वाली के ससुर लगेंगे। दशरथ झा हंसते हुए खुशामद तरंगित स्वर में बोले, इस तरह शर्माने की क्या जरूरत। शशि बाबू तो अपने परिवार के आदमी हैं। चंपा, माँ को बोलो एक लोटा पानी का इंतजाम करे। पानी का मतलब गर्म पानी। गर्म पानी क्यों बाबूजी? संयत स्वर में चंपा ने पूछा। धीमे स्वर में रसोई घर से चंपा की माँ बोली, गर्म पानी का मतलब चाय। चंपा, तुम दुकान से चाय और चीनी ले आओ, मैं पानी चढ़ा देती हूँ। दुकान जाने से ज्यादा कष्ट चंपा को और किसी काम में नहीं होता है। हर बार बाजार की किसी दुकान से लौटते वक्त चंपा कसम खाती है कि मर जाऊंगी, लेकिन अब दुकान कभी नहीं जाऊंगी। कोई भी वस्तु उधार लानी हो, चाहे एक छटाक सुपारी, चाहे एक सिर कड़वा तेल, चंपा ही दुकान भेजी जाएगी। चंपा विरोध करेगी, मैं नहीं जाऊंगी। जुगेसर का 1.25 रुपया बाकी है, वह मुझे उधार नहीं देगा। लेकिन माँ कहेगी या दशरथ बोलेंगे, तुम नहीं जाओगी तो दूसरा कौन जाएगा। चंपा, जुगेसर को बोलना कि उसका रुपया मैं पचा नहीं जाऊंगा। कल ही मेरा आलू उखड़ेगा, हम आलू बेचकर उसको रुपया दे देंगे। चंपा जानती है कि बाबूजी ने एक कट्टा भी आलू नहीं रोपा है। चंपा का यह जाना हुआ है कि बाबूजी ऐसे ही जब तक छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ। लेकिन दक्षिण बरिया टोले के सबसे प्रतिष्ठित लोग आंगन में आ गए हैं, पहली बार आए हैं। बाबूजी को शशि बाबू से निश्चय ही कोई बहुत जरूरी काम है। चंपा इतनी बात अवश्य मान रही है, इतनी बात जानने की स्त्री सुलभ क्षमता उसमें है। अतः चंपा माँ को बिना कोई उत्तर दिए ही जुगेसर बनिया की दुकान की तरफ चली गई। भगवती की प्रतिमा जैसी सुंदर अल्पवयस्क की बुद्धिमान और सुशील कन्या चंपा और शशि बाबू के साथ पूरब के कमरे में चले गए दशरथ। चंपा, चंपा की माँ और दशरथ इसी घर में रहते हैं। दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा है। कैलेंडर में अंकित चित्र। शशि बाबू मानो दशरथ से कोई महत्वपूर्ण गप सुनने की प्रतीक्षा करते बहुत देर तक इस चित्र की तरफ ताकते रह जाते हैं। द्रौपदी विवश है, विवस्त्र है, क्रोध से उन्मत्त दुशासन, गर्व से अंधा सुयोधन, ग्लानि और संताप से सर झुकाए लज्जित पांचों पांडव, और ऊपर से द्रौपदी की देह पर थान के थान साड़ी गिराते श्री कृष्ण। राधा रमण भगवान श्री कृष्ण कैलेंडर के चित्र में मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। शशि बाबू भी मन ही मन मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, लेकिन दशरथ को इतना समझने में कोई त्रुटि नहीं हुई कि मेरे आंगन में आकर मेरे कमरे में इस पुराने पलंग पर बैठकर शशि बाबू प्रसन्न हैं। इसी प्रसन्नता की आवश्यकता दशरथ झा को है। शशि बाबू कुछ ही साल पूर्व तक पूर्णिया जिला कचहरी में हेड किरानी थे, अब स्थायी रूप से गांव में ही रहते हैं। शशि बाबू का परिवार बहुत बड़ा, 2 विधवा बहनें, 3 पत्नियों से 4 पुत्र और चारों पुत्रों के अपने अपने छोटे बड़े परिवार। आपसी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। शशि बाबू जब तक जीवित हैं, बंटवारा असंभव।
3 बार शादी करने के बाद भी शशि बाबू फिलहाल स्त्री विहीन हैं। तीसरी पत्नी 5 साल पूर्व स्वर्गवासिनी हुई है। अब शशि बाबू बूढ़े हो गए हैं। फिर भी परिवार का और रुपए पैसे का सारा हिसाब किताब वे करते हैं। स्टील संदूक की चाबी वे अभी भी अपने ही जनेऊ में रखते हैं। आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? इसी प्रेम वाक्य से दशरथ ने अपनी बात शुरू की। शशि बाबू पॉकेट से पनबट्टी बाहर कर पान जर्दा खा रहे थे। पनबट्टी बंद कर पॉकेट में रखने के बाद बोले, मुझसे जो सहायता हो सकेगी मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आप स्पष्ट बोलिए, आपको कितने रुपए चाहिए? कम से कम आपको कितने रुपए? दशरथ झा मन ही मन हिसाब लगाते हैं। चंपा की शादी का हिसाब, शशि बाबू से कितने रुपए कर्ज मांगने चाहिए? 700, 1000। दशरथ झा को अपनी बेटी की शादी किसी साधारण परिवार में करने के लिए भी अंततः 2000 रुपए चाहिए। हिसाब जोड़ लेने के बाद दशरथ बोले, पहले चाय पी लीजिए, रुपए पैसे की बात उसके बाद कहूंगा। मैं क्या कहूंगा? रामगंज वाली स्वयं आपसे गप करेगी। आपसे क्या छिपा है? आपसे कैसी शर्म? आप मेरे अपने लोग हैं। चंपा के लिए एक परम उपयुक्त लड़का दशरथ झा ने देखा हुआ है। लड़के के पिता से दशरथ झा की मित्रता है। भरतपुर गांव, सहरसा से 3 कोस उत्तर। लड़का सहरसा कॉलेज में बीए में पढ़ता है। रामगंज वाली शादी का सारा खर्च मन ही मन जोड़ चुकी है। यदि 10 कट्ठा बेच दिया जाए तो 1500 रुपये अवश्य मिलेंगे। 3 ठो अशरफी सोने का गहना घर ही में है। यदि शशि बाबू 500 की भी व्यवस्था कर दें। चाय और चीनी की पुड़िया माँ के पास रखकर चंपा बरामदे में खड़ी है। शाम होने में अब कम ही देरी है। आज दोपहर में पानी बरसा था। मूसलाधार बारिश, आंगन में कीचड़, सड़क पर कीचड़। चंपा दुकान जाते वक्त फिसल कर गिर गई थी। माँ बोली, तुम साड़ी बदलकर केश बांध लो, जल्दी करो, शशि बाबू ज्यादा देर बैठे नहीं रहेंगे। केश बांध लो, अलगनी पर साड़ी रखी हुई है, वह पहन लो, जल्दी करो, शशि बाबू को चाय और पान दे जाओ। चंपा कुएं के पास चली गई। बाल्टी में पानी भर लिया। काफी देर तक हाथ पैर धोती रही। कोहनी में लगा हल्दी का दाग छुड़ाया। कनपट्टी के पास का मैल, भौं का मैल, लेकिन चंपा की देह में मैल कहीं नहीं है। मात्र मैल का भ्रम है उसके मन में। थोड़ी देर पहले दुकान के पास गिर गई थी तो अभिमन्यु चौधरी का भतीजा परीक्षित इतनी जोर से हंसा था, लाज के मारे रंग गई थी चंपा। लाज से, क्रोध से, अपमान से आरक्त हो गई थी। संदेह हुआ था कि परीक्षित कोई अपशब्द भी बोला है। यद्यपि परीक्षित मात्र हंसा ही था, बोला नहीं था। चंपा ऐसे ही इसी अल्प वयस में सतत मैल के भ्रम से, अपशब्द के संदेह से, अपमान के संदेह से व्यथित और चिंतित होती जा रहती है। हाथ पैर धो लेने के बाद लाल रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज खोजने के लिए चंपा रसोई घर के ओसरे पर आ गई। माँ कहती है तो मुंह में पाउडर लगाकर, बाल ठीक कर, लाल साड़ी पहनकर शशि बाबू के हाथ में चाय की प्याली देनी ही होगी। माँ जो कहे वह करना चाहिए, वही करती भी है चंपा। इच्छा नहीं भी रहती है तो भी करती है। जैसे दुकान से उधार लाना, जैसे ललितेश के आंगन जाना, जैसे इसी तरह का और भी बहुत सारा काम करने की इच्छा नहीं होती चंपा की। चंपा उस कमरे में प्रवेश करना नहीं चाहती है जिसमें पलंग पर बैठे हैं शशि बाबू और खुशामद मिन्नत की मुद्रा में एक पीढ़ी पर नीचे बैठे हैं चंपा के पिताजी दशरथ झा। चंपा को शर्म नहीं होती है, होती है ग्लानि, आत्मवेदना कि बाबूजी ऐसे क्यों हैं, ऐसे दरिद्र और ऐसे शुद्र। बाबूजी पलंग पर क्यों नहीं बैठे हैं? कौन से स्वार्थ के कारण अभी शशि बाबू के लिए चाय बनाई जा रही है? माँ इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? आप बैठे, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर दशरथ कमरे से बाहर बरामदे पर आए, लोटा हाथ में लिया और आंगन से बाहर हो गए। शशि बाबू द्रौपदी चीरहरण का कैलेंडर देख रहे हैं और विचार रहे हैं कि दशरथ झा को रुपया दिया जाए या न दिया जाए। विशेष संभावना तो इसी बात की है कि रुपया डूब जाएगा, लेकिन यदि रुपया नहीं दिया जाए तो चंपा की शादी कैसे होगी? और दशरथ चले कहाँ गए? वे कहते थे कि रामगंज वाली खुद हमसे
बात करेगी, वह क्यों करेगी बात। आगे आगे रामगंज वाली एक हाथ में हलवे की तश्तरी, दूसरे हाथ में पानी का लोटा गिलास लिए और उसके पीछे में छिपी सी लाल साड़ी और लाल ही ब्लाउज पहने काफी सकुचाई हुई अति लज बिजी चंपा। रामगंज वाली ने घूंघट नहीं डाला है। बड़ी बड़ी आंखों में सुंदरता तो अवश्य है, लेकिन स्त्री सुलभ लज्जा नहीं। लज्जा स्त्री आंख की आंतरिक ज्योति है। रामगंज वाली की आंखें जैसे पत्थर से बनाई गई हों, सुंदर किंतु जिसमें कोई आकर्षण शक्ति नहीं। चंपा के हाथ से चाय की प्याली लेते वक्त शशि बाबू ने अनुभव किया कि चंपा का हाथ थरथरा रहा है, कि चंपा का अंग अंग कांप रहा है। समूचा ललाट पसीने से भीगा, दोनों आंखें जैसे आंसू से झलमलाती हुई। शशि बाबू ने अनुभव किया, यदि क्षण भर भी चंपा यहीं खड़ी रहे तो इसी जगह तिल मिलाकर गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। माँ की किसी नई आज्ञा की प्रतीक्षा चंपा ने नहीं की। चाय की प्याली शशि बाबू के हाथ में देने के बाद चंपा माँ की तरफ उपेक्षा की तीक्ष्ण दृष्टि से देखती हुई चुपचाप कमरे से बाहर हो गई। आंगन में एक क्षण खड़ी रही और आंगन से बाहर होकर अपनी सहेली अन्नपूर्णा के आंगन की तरफ चली गई। चंपा जब काफी दुख में डूबी रहती है तो चुपचाप अन्नपूर्णा के घर में जाकर सो जाती है। दशरथ रुपए के विषय में कुछ नहीं बोले। कितने रुपए चाहिए और क्या क्या चाहिए और क्या क्या, सो तो आप लोग ही कहेंगे। शशि बाबू ने चंपा के तीव्र पलायन से थोड़ा अप्रतिभ और थोड़ा निश्चिंत होते हुए समीप में खड़ी रामगंज वाली से पूछा, दशरथ कहाँ है। रामगंज वाली बोली, वे तो बथान भैंस बांधने का अड्डा की तरफ गए हैं, आते ही होंगे। लेकिन उनके रहने से क्या और उनके न रहने से क्या, उनको आपसे कोई बात कहते शर्म होती है, वे नहीं कहेंगे, मैं ही कहूंगी। चंपा मेरी बेटी है, मैं चंपा की माँ हूँ। बेटी पर मात्र माँ का ही अधिकार रहता है, पिता का कोई अधिकार नहीं। माँ अपनी बेटी के लिए प्राण देती है, मैं भी देती हूँ, इसीलिए मैं ही आपसे बात करूंगी। रामगंज वाली के इस निर्द्वंद ओजस्वी और स्पष्ट भाषण से शशि बाबू मन ही मन सशंकित होते हैं। क्या कहना चाहती है दशरथ की स्त्री। शशि बाबू थोड़ा संभल कर बैठते हैं और पीठ तले तकिया रख लेते हैं। दशरथ क्यों चले गए, चंपा क्यों भाग गई, क्यों रामगंज वाली इतनी निकटता से और इतनी भूमिका बांधकर बातें कर रही है। शशि बाबू गांव के नहीं हैं, सब दिन शहर बाजार में ही रहे। शहर के आदमी है शशि बाबू। नौकरी छोड़कर अब स्थायी रूप से गांव आए हैं। गांव के रीति रिवाज, गांव की राजनीति, गांव के लोगों के आचार, भाषा और व्यवहार जाना हुआ नहीं है। इसीलिए रामगंज वाली की भूमिका को जानने की उचित क्षमता शशि बाबू को नहीं है। शशि बाबू पान का बीड़ा उठाए, जर्दे की डिबिया खोले, असली बात सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। रामगंज वाली एक बार आंगन से हो आई। चंपा कहाँ गई, किसी पड़ोस के आंगन की कोई स्त्री अगल बगल खड़ी तो नहीं है। रामगंज वाली लौटकर कमरे में आई। अब मुझको देर हो रही है, दशरथ कहाँ है। शशि बाबू ने प्रश्न किया। रामगंज वाली मुस्कुराई, बोली, चंपा की शादी में कुछ नहीं तो 2 सवा 2 हजार रुपए लगेंगे। हम लोगों के पास मात्र 1 बीघा 10 कट्टा खेत है और एक भैंस है। यदि 10 कट्टा खेत बेचूं तो मिलेंगे 500 रुपए। शशि बाबू ने बीच में ही टोका, भैंस क्यों बेचिएगा, खेत क्यों बेचिएगा, और बेच लीजिएगा तो जीवन कैसे चलेगा। रामगंज वाली संभवतः यही प्रश्न सुनना चाहती थी, अतः यह प्रश्न सुनकर हंसी, जैसे किसी सुखांत नाटक की नायिका अभिनेत्री हंसती है। उसी तृप्त मुद्रा में हंसकर रामगंज वाली बोली, आपने ठीक कहा, जब यह सब बेटी की शादी में बेच ही लूंगी तब जीवन नहीं चलेगा। अपनी ही लात अपने ही पेट पर मारना उचित नहीं, इतना मैं जानती हूँ। इसीलिए हम लोग अर्थात मेरा मालिक, मैं और मेरी बेटी चंपा आपके शरण में आए हुए हैं। आप ही, मात्र आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। रामगंज वाली के मुंह से यह बात सुनकर शशि बाबू विरक्त हो गए। गुस्सा आया कि हम क्यों यहाँ समय नष्ट कर रहे हैं। कल परसों से ही दशरथ झा
हजार बार इस वाक्य की आवृत्ति कर रहे हैं कि शशि बाबू उनका और उनके परिवार का उद्धार कर सकते हैं, जबकि उद्धार करने हेतु नहीं, एक दूसरे स्वार्थ से शशि बाबू इस असमय में ऐसे एकांत में दशरथ झा के आंगन आए हैं। शशि बाबू योजना बनाकर कोई काम करते हैं। जीवन का शतरंज कैसे खेला जाए, कैसे जीवित मनुष्य को लकड़ी का प्यादा किंबा लकड़ी का हाथी घोड़ा बनाया जाए, यह मर्म जाना हुआ है उनका। शशि बाबू का घर डीह बहुत छोटा है, परिवार बहुत बड़ा है और दशरथ झा का आंगन शशि बाबू की दीवार से सटा ही है, पश्चिम की तरफ। यदि दशरथ झा अपने आंगन के पूरब के हिस्से से 12 धूर जमीन शशि बाबू के हाथ बेच दें तो उसके मूल्य रूप में चंपा की शादी में 1,000-1,200 रुपया देने में शशि बाबू को कोई कष्ट नहीं होगा। शशि बाबू उद्धार करने नहीं, 12 धूर घर डीह खरीदने के लिए दशरथ झा के आंगन आए हैं। अस्तु, रामगंज वाली की बात से उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वे विरक्त हुए कि रामगंज वाली मूल कथा पर नहीं, भूमिका पर इतना समय नष्ट कर रही है। लोग मुफ्त में संदेह करेंगे कि शशि बाबू क्यों अपने पड़ोसी के आंगन में इतनी देर तक एकांत कमरे में बैठे हैं। काफी देर बाद अपने मन को स्थिर करके किंचित गंभीर मुद्रा बनाकर थोड़ी हतप्रभ जैसी रामगंज वाली बोली, मैं खेत नहीं बेचूंगी, घर डीह नहीं बेचूंगी, भैंस नहीं बेच सकती हूँ। मुझे एक चंपा ही नहीं है और संतानें भी हैं। उन लोगों के मुंह में जा भी नहीं लगाई जा सकती है। शशि बाबू ने पूछा, घर डीह नहीं बेचिएगा तो क्या कीजिएगा, कितना रुपया लीजिएगा हमसे? रामगंज वाली ने उत्तर दिया, आपसे ज्यादा नहीं, 1,500 रुपया हम लोग लेंगे। 1,500 रुपया नगद और अपने मन से। चंपा को आप जो गहना कपड़ा साड़ी जो दीजिएगा सो अपने मन से। आप जैसे धनी समझदार और विद्वान लोग के साथ चंपा जीवन भर सुखी रहेगी, जीवन भर आनंद करेगी। आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। शशि बाबू अब इस बात का असली अर्थ समझ गए हों। इसी कारण से इतनी भूमिका बांधी जा रही थी। शशि बाबू स्वयं चंपा से शादी करें, यह दशरथ झा और राम गंजवाली का उद्देश्य है। यह योजना स्वयं राम गंजवाली ने बनाई है। यदि 60 साल का सुंदर स्वस्थ पराक्रमी वृद्ध शशि बाबू 13 साल की आत्ममुग्ध लज्जामयी स्पर्शहीन नवीन चंपाकली से शादी करें तो शशि बाबू के संपूर्ण राजकाज, संपूर्ण धन संपत्ति पर राम गंजवाली का और दशरथ का पंजीकृत अधिकार अर्थात एकाधिकार हो जाएगा और महारानी जैसे वृद्ध शशि बाबू के संसार में पटरानी सी राज करेगी मेरी चंपा कली। चाय देते वक्त चंपा आई थी। शशि बाबू को अवश्य ही पसंद आई है मेरी बेटी, मेरी प्यारी सुकुमारी बेटी। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा सरल निश्चल स्वभाव, ऐसा बुद्धि विचार गांव भर में दूसरी किसी की बेटी का नहीं है। एक बार अपने दालान पर अपनी मित्र मंडली के समक्ष परिहास अवश्य किया था। शशि बाबू ने कहा था कि मन होता है कि फिर एक शादी कर लूं, लेकिन यह विनोद ही था, सत्य नहीं। 62 साल की इस विचित्र उम्र में शादी करने की कोई आकांक्षा शशि बाबू नहीं रखते हैं। मुक्त हृदय हैं वे, अब किसी जाल जंजाल में नहीं पड़ेंगे। अतएव पलंग से नीचे उतरकर धरती पर खड़े होते शशि बाबू कठिन स्वर में बोले, आपकी बात मैंने सुनी, दशरथ झा से आप कह दीजिएगा मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, बहुत नहीं। चंपा मेरी बेटी कल्याणी से 22 साल छोटी है और मेरी बेटी की बेटी मुन्नी से 4 साल छोटी है। मैं चंपा से कितने साल बड़ा हूँ? आपके पतिदेव दशरथ झा हमसे कितने साल छोटे हैं? रामगंज वाली, आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया? रामगंज वाली ने परम विषाक्त और परम विरक्त दृष्टि से एक बार शशि बाबू की तरफ देखा। शशि बाबू आतंकित हो गए, जैसे उनके सामने कोई स्त्री, कोई रामगंज वाली बहू नहीं खड़ी हो, जैसे उनके सामने फन काढ़े कोई विषधर खड़ा हो, कोई भयावह विषधर। रामगंज वाली ने शशि बाबू को कोई उत्तर नहीं दिया, कोई वाक्य नहीं, कोई शब्द नहीं। विषधर का उत्तर होता है उसका विष दंत।
लेकिन विधि का यह कैसा विधान है कि सामाजिक घटना में शशि बाबू विषधर नहीं है, विषधर है चंपा की माँ रामगंज वाली।